हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटेल मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड रिटेल कम्युनिकेशन. इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो मेनली विल बी कंसंट्रेट ऑन मर्चेंडाइज प्लानिंग. तो अगर मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात की जाए तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार प्लानिंग की बात कर लेते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स टू प्लान व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू. तो जब हम मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करते हैं तो वी आर डिसाइडिंग एवरीथिंग अबाउट द मर्चेंडाइज, एंड बाय मर्चेंडाइज वी मीन द प्रोडक्ट्स दैट वी आर ऑफरिंग फॉर द सेल टू द कस्टमर. रिटेलर जिन प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में डील कर रहा है उसे हम मर्चेंडाइज कह देंगे. तो प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेलर. जो रिटेलर है उसके लिए ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील कर रहा है, एंड ही हैज़ टू टेक केयर दैट वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज ही इज़ प्रोवाइडिंग वो कस्टमर की लाइकिंग्स के अकॉर्डिंगली, जो कस्टमर चाहता है और जिसके लिए वो पेमेंट करना चाहता है उनके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी प्रोडक्ट्स जिनमें वो डील करता है उनका सिलेक्शन करता है. और किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करेगी कि रिटेलर अपने कस्टमर्स का और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को कितना ध्यान में रखता है. और अगर कहीं कस्टमर की लाइकिंग में, उसकी प्रायोरिटीज़ में, फैशन में कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो जिन प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहा है अपनी प्रोडक्ट रेंज में भी वो वैसे ही चेंजेस कर देगा. सो हम कह सकते हैं कि मर्चेंडाइज प्लानिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द right products at right time in right place in right quantity and at right price. तो अगर मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात की जाए तो मर्चेंडाइज प्लानिंग मीन्स कि ये डिसाइड करना कि हम कौन सी चीज़ें बेचेंगे, कौन सी गुड्स बेची जाएंगी और उनकी असॉर्टमेंट की बात करना. प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इसे बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए. और हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है कि हमारे टारगेट कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और हमारी फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है. और जब आप अपने टारगेट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को अपनी फर्म की स्ट्रैटेजी के साथ मैच कर पाएंगे, अपनी फर्म की स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बना पाएंगे कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, तो दिस fact and this balance between the two things, targets, customer expectation and firm strategy, इसके थ्रू फर्म कभी भी अपने प्रॉफिट्स को अटेन करने में पीछे नहीं रह पाएगी, बहुत ईजीली अपने प्रॉफिट्स को, अपनी सक्सेस को अटेन कर पाएगी. अगर हम मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करें तो दिस इज़ बेनिफिशियल टू बोथ कस्टमर एज वेल एज रिटेलर. अगर हम रिटेलर की बात करें तो क्यों ये बेनिफिशियल है? क्योंकि रिटेलर विल बी एबल टू प्लान ग्रेटर असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेप्थ अवेलेबल इन ईच स्टोर. वो मैनेज कर पाएगा अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से, उनके वेरियस लेवल्स सेटल डाउन कर पाएगा. जब हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं इट मीन्स हम मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेवल्स की बात करते हैं. स्टॉक लेवल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल. ऑल दी स्टॉक लेवल्स हेल्प्स द रिटेलर टू मेंटेन द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री ना हमारे पास बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो उसके लिए अगर इन लेवल्स का ध्यान रख लिया जाए तो कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ सकती. एंड इसके साथ साथ जब हम मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करते हैं तो रिटेलर को एक और फ़ायदा भी मिलता है कि व्हेन ही इज़ मैनेजिंग इन्वेंट्री एज पर द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेवल्स मेंटेन करते हुए जब कैरी कर रहा है तो उसमें वो ये भी इंश्योर करेगा कि बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जो है वो हेल्ड अप ना रहे, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड ना रहे वर्किंग कैपिटल का. इतना पैसा लगाया जाना चाहिए कि वो फिर से कैश में कन्वर्टिबिलिटी उसकी जल्दी से जल्दी हो सके. अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कस्टमर को भी मर्चेंडाइज प्लानिंग से फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज ही विल बी चूजिंग फ्रॉम सो मैनी गुड्स अवेलेबल. एक वेराइटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल होगी जिसमें से कस्टमर को चुनना होगा. एंड मर्चेंडाइज प्लानिंग के थ्रू कस्टमर को बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारे ब्रांड्स, उन ब्रांड्स में आगे अलग अलग रेंज की वैरायटी, अलग अलग कलर्स, साइज़ वगैरह सब मिल सकते हैं. तो उस केस में कस्टमर और रिटेलर दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है इस मर्चेंडाइज प्लानिंग से.
अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो मेनली क्या हुआ, राइट असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स हो पाएगी, जो आपने कलेक्शन अपने पास गुड्स की करनी है वो सही हो पाएगी, और जब आपने प्रोक्योरमेंट अच्छा कर लिया तो सेल अच्छी हो ही जाएगी। देन एडिक्वेट डेप्थ। जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो दो कंसेप्ट्स आती हैं कि जिस भी प्रोडक्ट लाइन में हमें डील करना है उसकी ब्रेड्थ क्या है और डेप्थ क्या है। तो ब्रेड्थ की मतलब है कि आपके पास कितनी वैरायटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है, और जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो उन वैरायटी अवेलेबल में आगे स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, कलर वाइज कितनी वैरायटी है, शेप वाइज कितनी है, साइज़ वाइज कितनी है। तो अगर हम मर्चेंडाइज प्लानिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो प्रॉपर असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है, एडिक्वेट डेप्थ मिल जाती है हमें, एंड अवेलेबल एट स्टोर व्हेन नीडेड। हमने अभी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की थी कि अगर हम अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो स्टोर पे हर समय जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अवेलेबल होंगी और कभी भी स्टॉक आउट पोजीशन नहीं होगी, आपके अपने कस्टमर्स को जवाब नहीं देना पड़ेगा। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग की तरफ। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मर्चेंडाइज मैनेजमेंट में, तो क्या होगा, सबसे पहले इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें फ्यूचर की डिमांड्स को मीट करने की बात की जा रही है। देन फॉरवर्ड प्लानिंग इज़ नेसेसरी, वी हैव टू प्लान फॉर द टाइम टू कम, कि आने वाले समय में हमारे कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड होगा उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। देन ensuring प्रॉपर सप्लाई ऑफ मर्चेंडाइज, then making sure that not much amount of working capital is locked up in inventory, and इसके साथ साथ जब आप मर्चेंडाइज बाय करते हो तो आप बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो हमें ये चेक करना है कि जितना हमने मनी इन्वेस्ट किया है, अगर आपने सही प्रोक्योरमेंट की है, अगर आपने सही असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स की है, तो उस केस में वी नीड नॉट हैव एनी डाउट कि हमें एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ वी हैव टू टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ चेंजिंग कस्टमर चॉइसेस, कोई कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, कोई टेस्ट चेंज हो रहा है, डिमांड्स चेंज हो रही हैं, तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका एक प्रॉपर अकाउंट बनाना, ताकि कस्टमर के माइंड में होने वाले जो चेंजेस हैं, जो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, उनके बारे में हमें प्रॉपर पता लग पाए। और इसके अलावा प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मर्चेंडाइज, जो हमने अभी हैंडलिंग की बात की कि लेवल्स मेंटेन किए जाएंगे, मटेरियल को प्रॉपरली स्टोरेज में रखा जाएगा ताकि किसी तरह की मटेरियल की कोई डिटीरियोरेशन ना हो पाए और उसकी हमें वैल्यू फॉर मनी लेटर ऑन सही मिल पाए। अब बात करते हैं मर्चेंडाइज हियरार्की की। जब हम हियरार्की की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनर इन विच द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड, the manner in which goods are divided and the way in which customer is likely to purchase the product. तो मर्चेंडाइज हियरार्की क्या हो सकती है? सबसे पहले कंपनी होगी, कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिपार्टमेंट के बाद मर्चेंडाइज क्लासिफिकेशन है, फिर मर्चेंडाइज कैटेगरीज हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, देन उसकी आगे सब कैटेगरीज हो सकती हैं, फिर सब कैटेगरी में भी आगे स्टाइल एंड प्राइस पॉइंट्स हो सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, SKU जो है यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा जा रहा है आपको, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो इस तरह से ये हमारी हियरार्की रहेगी मर्चेंडाइज की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टैपल या बेसिक मर्चेंडाइज आ जाता है। स्टैपल मर्चेंडाइज में आप अपने सारे बेसिक प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलवेज इन डिमांड। ये बेसिक फूड आइटम्स हो सकती हैं जैसे शुगर, पल्सेस, सॉल्ट, मिल्क, एग्स, ब्रेड, जो रोज़मर्रा में आपको रिक्वायर्ड हैं, तो इनको हमने इसीलिए स्टेपल या बेसिक मर्चेंडाइज कह दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू असॉर्टमेंट, अगर हम असॉर्टमेंट वाइज बात करें तो असॉर्टमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो आपने कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखनी है, कितनी प्रोडक्ट लाइंस में आपने डील करना है, उसको हम असॉर्टमेंट कहेंगे। अगर हम असॉर्टमेंट की बात करें तो उसे हम दो कैटेगरीज में फिर से बांट सकते हैं कि जब आप असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स प्लान करोगे तो उसमें आपने आइटम की विड्थ और डेप्थ दोनों को कंसिडर करना है। अब विड्थ क्या चीज़ है? द विड्थ ऑफ द असॉर्टमेंट ऑल्सो नोन एज वेराइटी मीन्स नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम केप्ट इन द रिटेल स्टोर। जैसे एक रिटेल स्टोर है, वो बहुत सारे
किड्स की प्रोडक्ट्स में वो डील करता है या मेंस वेयर में डील करता है, और उसने मेंस वेयर में बहुत सारे ब्रांड्स को अपने पास रखा हुआ है, तो ये कहा जाएगा दिस इज विड्थ ऑफ असॉर्टमेंट, दैट हाउ मच वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव इन योर रिटेल स्टोर, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट की बात की जाए तो डेप्थ मीन्स एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स kept by the seller. ईच प्रोडक्ट लाइन में, ईच ब्रांड में आपके पास आगे कितनी डेप्थ है। जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रांड्स के 10 डिफरेंट कलर्स हैं, 6 डिफरेंट साइजेस हैं, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट। तो जब हम असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो हमने डेप्थ और विड्थ दोनों की बात करनी है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फैशन मर्चेंडाइज। फैशन मर्चेंडाइज मीन्स कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगी, द टाइम फॉर विच द थिंग इज़ इन फैशन। तो फैशन प्रोडक्ट्स की बहुत लिमिटेड टाइम के लिए डिमांड रहती है। जैसे आप देखते हैं कि फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दीज प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज बट एट द राइट टाइम। जैसे ही फैशन स्टार्ट हुआ, आपने अगर तभी से अपने पास उन गुड्स को प्रोक्योर कर लिया तो आप कुछ जितनी देर तक, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगी फैशन मर्चेंडाइज की, तो जितनी देर तक आपने अपने पास उनको रख लिया उतने देर में आप उनके ऊपर मुनाफा कमा लेंगे, प्रॉफिट्स अर्न कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये प्रोडक्ट्स बहुत एक्सेस में ले ली तो हमारा बहुत सारा वर्किंग कैपिटल इसमें लॉकअप हो सकता है, डेड स्टॉक बन सकता है और मनी की वेस्टेज हो सकती है। तो रिगार्डिंग फैशन मर्चेंडाइज हमें बहुत ध्यान रखना है चेंजिंग टेस्ट एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ द कस्टमर का, ताकि हमारे पास पड़ी पड़ी चीज़ें बेकार ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि फैशन आउट हो जाए और आपकी डेड इन्वेस्टमेंट बन जाए। देन कम्स सीजनल। सीजनल मर्चेंडाइज मीन्स ऐसी आइटम्स विच आर इन हाई डिमांड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विंटर सीजन में प्रेफर करते हैं, जैसे रूम हीटर्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो एनवायरनमेंट को, जो एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में मदद करेंगी। ऐसे ही अगर समर्स का टाइम है तो आप एसीज़ को प्रेफर करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीज़न जिनकी डिमांड चेंज हो रही है उनको हम सीजनल मर्चेंडाइज कह रहे हैं। देन इज़ फैड मर्चेंडाइज। फैड मर्चेंडाइज, फैड मीन्स क्रेज़, और इस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत कम समय के लिए होगा। एक पर्टिकुलर आइटम है जिसका लोगों के अंदर क्रेज़ हो गया है तो लोग उसको ख़रीदना चाहेंगे। तो क्रेज़ मीन्स इसमें बहुत छोटे पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए। फैशन मर्चेंडाइज में भी कम ड्यूरेशन रहती है लेकिन फैड में उससे भी कम रहेगी। एक पर्टिकुलर चीज़ जिसका क्रेज़ हो गया तो आज कस्टमर्स बाय करेंगे, लेकिन दिनों ही दिनों में वो क्रेज़ अगर ख़त्म हो जाता है, वो नीड कस्टमर की पूरी हो जाती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाएगी। तो इसमें भी हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम क्वांटिटी इसकी लेनी है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, नंबर ऑफ पीपल, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज में एक स्टाइल की भी हम बात कर लेते हैं। स्टाइल मीन्स एक पर्टिकुलर मैनर इन विच समथिंग इज गिवन अ डिफरेंट अपीयरेंस। जैसे बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, ड्रेसेस में हो सकते हैं, हेयर स्टाइल में हो सकते हैं, फूड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, म्यूज़िक में हो सकते हैं। तो जितनी डिफरेंट तरह से उसको, जितनी डिफरेंट तरह से उसकी डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस हो सकती है, उसको हम स्टाइल मान के चलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग की। जब हम प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करते हैं तो वी नीड टू डिस्कस कि जो मर्चेंडाइज प्लानिंग है ये हमारी रिटेल प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। अगर हम रिटेल प्लानिंग की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। रिटेल प्लानिंग में सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि रिटेल प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी फाइनलाइज की जाती है। जब हमारे अपनी टोटल बिजनेस की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो गई तो हम मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप मर्चेंडाइज प्लानिंग का आता है। जब मर्चेंडाइज प्लानिंग हो गया तो देन सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी डन, then assortment of merchandise to the stores, and then performance monitoring and evaluation. इसका मतलब हम जिस चैप्टर मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो इस रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल प्लानिंग का एक हिस्सा है।
और अगर हम मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करें तो किस तरह से किया जाएगा, ये इन एडवांस प्लान कर लिया जाएगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनको हमें बाय करना है, ख़रीदना है, इकट्ठा करना है, आगे स्टोर्स तक पहुंचाना है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मान के चलेंगे। अब अगर इस मर्चेंडाइज प्लानिंग की प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम स्टेप्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हमने 4 स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं। डेवलपिंग अ सेल्स फोरकास्ट, determining a merchandise requirement, then merchandise control, the open to buy and assortment planning. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की, डेवलपिंग द सेल्स फोरकास्ट। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग, जो फ्यूचर में होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाना अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग या प्रिडिक्टिंग। एंड जब आप सेल्स फोरकास्ट को डेवलप करने की बात करते हो तो आप ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि एक साल में, मंथ में या वीक में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के सेल होने के चांसेस हैं, तो इसे हम सेल्स फोरकास्ट कह के चलेंगे। दिस सेल्स फोरकास्ट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। जो भी बिजनेस का डिफरेंट साइज है उसके अकॉर्डिंगली ही सेल्स फोरकास्ट प्लान की जाएगी, डेवलप की जाएगी। एंड ज़्यादातर केसेस में सेल फोरकास्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट तैयार करता है। दे डिसाइड कि क्या हमारी इन्वेंट्रीज होनी चाहिए, क्या नीड ऑफ प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम डील करने वाले हैं। लेकिन जो सेल्स फोरकास्ट है प्रैक्टिकली उसको 2 तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अब ये 2 मेथड्स क्या हो सकते हैं, टॉप डाउन प्लानिंग हो सकती है सबसे पहले, जिसमें टॉप मैनेजमेंट सेल्स प्लान के ऊपर काम करेगी एंड डिसीजन करने के बाद प्लान इज पास्ड ऑन टू द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी हमारी मर्चेंडाइजिंग टीम होगी, रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्लानिंग नीचे की तरफ आएगी। दूसरा मेथड हो सकता है बॉटम अप प्लानिंग, जिसमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स काम करेंगे कि उनकी एस्टिमेटेड सेल्स फोरकास्ट क्या है, उनकी आने वाले समय के लिए सेल्स के अंदाजे कितने हैं, सेल्स प्रोजेक्शंस कितनी हैं, और फिर इसको एडअप करके हम टोटल सेल्स फिगर तक पहुंचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस ये है कि हमें अपनी सेल्स फोरकास्ट को प्लान करना है। अब अगर हम अपनी सेल्स फोरकास्ट को प्लान करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले होगा रिव्यूइंग पास्ट सेल्स। जो हमारी पास्ट सेल्स हैं उनको रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्यूचर के लिए अपना ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट देखना चाहते हैं हम सेल्स की, तो सबसे पहले पास्ट सेल्स का रिव्यू इंपॉर्टेंट है। देन एनालाइजिंग द चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, दिस ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट बेयरिंग ऑन एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका, और बहुत फ़र्क पड़ता है इसका कि हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। देन एनालाइजिंग चेंजेस इन सेल्स पोटेंशियल। The changes in sales potential are analyzed in the light of changing customer expectations and demographic patterns. जब हम सेल्स पोटेंशियल की चेंज की बात करते हैं तो सेल्स पोटेंशियल क्यों बदलेगा अलग अलग एरियाज़ में, क्योंकि डेमोग्राफिक पैटर्न्स हैं, एज क्या है, देन वैरायटी कितनी है लोगों की, उनका इनकम का लेवल क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा सेल्स पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा। तो जब हम सेल्स फोरकास्ट की बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जिस बात को ध्यान रखा जाएगा दैट इज़ एनालाइजिंग द चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में कितने चेंजेस हो रहे हैं, हमारी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का रिव्यूअल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम अपनी सेल्स फोरकास्ट को करते हैं। एंड लास्ट स्टेप होगा जब आपने इन सब बातों का, पास्ट सेल्स को भी ध्यान में रख लिया, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी आपने रिव्यू कर लिया, सेल्स पोटेंशियल में होने वाले चेंजेस को भी आपने चेक कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी चेक कर लिया, कॉम्पिटिटर्स के साथ भी आपने मैचअप कर लिया, तो फाइनली अ सेल्स फोरकास्ट विल बी क्रिएटेड। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इसमें, ये इन्हीं के पॉइंट्स हैं, पास्ट डेट्स
डाटा को देखना, सेल्स पोटेंशियल को देखना, इकोनॉमिक स्टेट ऑफ मार्केट को देखना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखना एंड फाइनली फोरकास्ट प्रिपेयर कर लेना। अब सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करना। और जब हम प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें की जाएंगी। एक, मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कितनी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी ताकि बिजनेस को सही डायरेक्शन दी जा सके और प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। और ये दो लेवल्स पे किया जाएगा, क्रिएशन ऑफ मर्चेंडाइज बजट एंड असॉर्टमेंट प्लान। तो अब मर्चेंडाइज बजट क्या होगा? इट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान एज टू हाउ मच टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज इन मॉनेटरी आइटम्स, कि हमने अपनी मॉनेटरी आइटम्स में मॉनेटरी टर्म्स में कौन सी प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज हैं जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब मर्चेंडाइज बजट की हम बात कर रहे हैं। तो जब मर्चेंडाइज बजट आप बनाओगे तो उसमें कैसे शुरुआत की जाएगी? ये पहला स्टेप होगा हमारा सेल्स प्लान। हाउ मच ईच प्रोडक्ट नीड्स टू बी सोल्ड डिपार्टमेंट वाइज एंड स्टोर वाइज। तो जब हम सेल्स बना रहे हैं तो मर्चेंडाइज बजट में सबसे पहले हमें यही चेकआउट करना है कि हमारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या स्टोर्स हैं उनके वाइज कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम सेल करना चाहते हैं। देन स्टॉक सपोर्ट प्लान, इसे हम स्टॉक सपोर्ट प्लान भी कह देते हैं, इन्वेंट्री प्लान भी कह देते हैं। इसमें आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है टू अचीव आवर सेल्स प्लान। जो हमने सबसे पहले सेल्स प्लान बनाया, जब आपने सेल्स प्लान बना लिया कि आपको कितना माल बेचना है, तो स्टॉक सपोर्ट प्लान का मतलब हो गया, इन्वेंट्री प्लान का मतलब हो गया जितना माल आप बेचना चाहते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास स्टोर्स में होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल दोज मटीरियल्स। देन प्लान्ड रिडक्शंस, इन केस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कस्टमर ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। जब आप पुरानी सेल्स को रिव्यू करोगे, जब आप पुरानी वाली प्रीवियस सेल्स का कंपैरिजन करते हो आज के समय के साथ, इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनका हम रिडक्शन कर देंगे, जिनको अपनी लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे विच आर नॉट डिमांडेड बाय कस्टमर्स। फिर द प्लान्ड परचेज लेवल्स, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमने किस तरह से मेंटेन करना है कि जितने हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, रिटेलर कितनी क्वांटिटी अपने पास लेता है। इसका मतलब हमने एक रिटेलर को पर रिटेलर हर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेचनी है। देन आ जाते हैं हमारे ग्रॉस मार्जिन्स। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स, कि जितनी हमने टोटल सेल्स की हैं और जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मार्जिन। सो दिस वॉज अबाउट मर्चेंडाइज बजट। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज कंट्रोल की, ओपन टू बाय। हमने मर्चेंडाइज बजट में ये कर लिया कि हमें कितनी सेल्स करनी है, उसके लिए कितनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए अवेलेबल, देन रिडक्शंस क्या क्या चीज़ों की करनी है, परचेज लेवल्स कितने होने चाहिए हमारे, और मार्जिन्स की बात की। अब हम मर्चेंडाइज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिटेलर प्लान करेगा द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय हिम एट ऑल टाइम्स। टोटल हर समय पे हमारे पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। जब हम करेक्टली प्लानिंग द इन्वेंट्री या करेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि हमें जो आइटम्स अपने पास रखनी है, ना तो उनकी ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए, ना ही अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए। अगर ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो आपको अननेसेसरी बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे गोडाउन रेंट है, वर्किंग कैपिटल आपने बहुत सारी लगाई हुई है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो उन प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने पे लगेंगे। और अगर आपके पास कम है माल तो उस केस में स्टॉक आउट पोजीशन हो जाएगी कि कस्टमर आपसे आइटम्स मांग रहा है और आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वी हैव टू टेक केयर कि हमने मर्चेंडाइज कंट्रोल करना है। इसे ओपन टू बाय भी कहा जाता है बिकॉज इट मेंटेन्स परचेजेस विद इन द बजटेड लिमिट्स। ओपन टू बाय का मतलब है कि एक पर्टिकुलर समय में हम कितना माल खरीदने के लिए तैयार हैं, और ये कैसे डिसाइड हो रहा है हमारा कि हमारे मटेरियल के जो लेवल्स हैं ना तो ओवर होने चाहिए ना अंडर होने चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं ओपन टू बाय टेक्निक, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सो ओपन टू बाय टेक्निक इज अ टेक्निक ऑफ मर्चेंडाइज कंट्रोल दैट फुलफिल्स टू जॉब्स। क्या क्या कर रहा है?
One, to adjust the merchandise buying according to sales of the product. हम वही माल खरीदें जो हमें बेचना है. Second, to maintain the flow of stock so that sale can take place smoothly as planned. तो वही बात आ गई कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हमने ध्यान में रखना है, ना बहुत ज़्यादा सामान हो ना बहुत कम हो. अब इसके फ़ायदे हमें क्या हो जाएंगे? ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग से बचाएगा, माल कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा. ये हमारे बजट को और ओवर स्पेंडिंग के लिमिट्स को, जब हम बजट मेंटेन कर लेते हैं तो ओवर स्पेंडिंग अपने आप से रुक जाती है. इट अवॉइड्स मार्कडाउन्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर टू सेल द एक्सेस इन्वेंट्री. जब आपके पास माल उतना ही अवेलेबल है जितना रिक्वायर्ड है, तो आपको ओवर स्टॉकिंग के केस में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि अगर मान लीजिए फैशन आउट हो गया तो आपको थ्रो अवे प्राइजेस के ऊपर माल बेचना पड़ता है. लेकिन अगर आपने प्रॉपरली मर्चेंडाइज मैनेजमेंट कर रखी है तो ऐसे केस में आपके पास उतना माल नहीं बचेगा कि आपको कम प्राइजेस के ऊपर कंपल्सरीली उसको बेचना पड़े. इसके साथ साथ रिड्यूसेस द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्स ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक. तो आपकी जो इस तरह की अनसर्टेनिटी है कि अगर आपके पास बहुत कम माल है और कस्टमर आपसे ज़्यादा एकदम से अचानक उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको किसी भी कस्टमर को ना कहना पड़े. इससे गुडविल भी हार्म होती है हमारी कंपनी की और कस्टमर भी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकता है. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा असॉर्टमेंट प्लानिंग. Assortment planning is about deciding the number of each product that will be bought to make sure the demand is met. तो असॉर्टमेंट प्लानिंग में हम क्या बात कर रहे हैं कि आपने उन सारे माल को प्रोक्योर कर लेना है जो भी कस्टमर हमसे मांग रहा है, और जब भी कस्टमर हमसे वो आइटम सप्लाई करने को कहे, हमारे पास आइटम्स प्रॉपर्ली होने चाहिए. एंड इफ़ द गुड्स आर नॉट असॉर्टेड प्रॉपर्ली देन द रिटेलर मे लूज हिज कस्टमर्स, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को. तो असॉर्टमेंट प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व हम करेंगे? डिसाइडिंग द क्वान्टिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट विल बी परचेज्ड, एंड उसको हमने अपने मर्चेंडाइज प्लान में फिट करना है. तो इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी. कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, ब्रांड क्या होगा और कौन सा मटेरियल होगा. ये सब कुछ हमने इंक्लूड करना है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स टू बी परचेज्ड. जब आप एक असॉर्टमेंट प्लान बना लेते हैं तो उसमें रिटेलर विल बी एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटीज डिमांडेड एज वेल एज सप्लाई ऑफ सच प्रोडक्ट्स. तो असॉर्टमेंट की बात हुई, और असॉर्टमेंट में फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि इसमें आप अपनी जो ब्रेड्थ एंड डेप्थ दोनों को इंक्लूड करते हैं. ब्रेड्थ हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है. इट मीन्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल, और डेप्थ मीन्स उसी वैरायटी में जो डिफरेंट ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें डेप्थ मीन्स स्पेशल फीचर्स, कलर वाइज कितनी आइटम्स अवेलेबल हैं, शेप वाइज कितनी आइटम्स अवेलेबल हैं, अलग अलग साइज़ वाइज कितनी आइटम्स अवेलेबल हैं. इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. ये हुई प्रोडक्ट डेप्थ और विड्थ की बात. इसके साथ साथ इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट इज रेंज प्लान. जब हम रेंज प्लान की बात करते हैं तो रेंज प्लान मींस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स को ध्यान में रख के रेंज प्लान की जाएगी. प्राइस जब आप अपनी प्राइस को मेंटेन करते हैं और प्राइस रेंज को ध्यान में रख के आप अपनी प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपके पास अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्राइस रेंज वाइज अवेलेबल होंगे. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो लोअर रेंज में अवेलेबल होंगे, कुछ मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ हायर रेंज प्रोडक्ट्स होंगे. तो सभी तरह के मटेरियल्स को हमें अपने पास मेंटेन करके चलना है. अब ये असॉर्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है, तो असॉर्टमेंट स्ट्रैटेजी में हमने वही चीज़ें करनी है. प्रॉपर टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट ऑफर को भी हमें ध्यान में रखना है और विड्थ को भी ध्यान में रखना है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के दूसरे हिस्से रिटेल कम्युनिकेशन की बात करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.